नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। 8 साल बेमिसाल की उपलब्धियां मोदी सरकार की दिखा रही है बीजेपी। क्या कुछ वास्तव में 8 सालों में हुआ? क्या जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं उससे देश का हित हुआ है या कहीं कुछ चूक भी हुई है? सीधा रुख करेंगे मृदुला रस्तोगी जी का। आप नेता हैं, आपसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मृदुला जी, 8 साल बेमिसाल पर अभी सांसद जी ने या तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के गिना रहे हैं गली गली जाकर के, और सेवा पखवाड़ा चल रहा है इनका 15 जून तक। क्या लगता है वास्तव में जो इन्होंने काम किए हैं वो जनता के हित में रहे या कुछ चूक भी हुई है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो करती कम है और गाती के ज़्यादा है। उनको इतनी एक छोटी सी पार्टी जो अभी खड़ी हुई है केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और इन्हें दिख रहा है कि अपोजिशन में अगर कोई उभर के आ रही है पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी है, और ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी उभर के आए और कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं बने। तो मेरी जनता से अपील ये है कि देखिए, अगर आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यहाँ पे आने दीजिए, और आई थिंक कि केजरीवाल जी से अच्छा नेता आपको कोई नहीं मिलेगा। और कोई इसमें मैं हाइपरबोल नहीं बोल रही कि भविष्य में जो हमें अपना प्रधानमंत्री दिखता है तो वो केजरीवाल जी में ही दिखता है। केजरीवाल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अभी इन्होंने तिरंगा सम्मान एक कार्यक्रम किया था, समितियां बनाई थी और हम लोग वहाँ गए थे, तो इन्होंने कहा कि देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उन्होंने हमको जो चीज़ें समझाई उसके बाद हमें लगा कि वाकई में कि अगर हर हिंदुस्तानी अपने देश के झंडे पे फ़ख्र करे और देश को ये लिए जिए तो शायद यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई सड़क पे नहीं सोएगा। उनकी 5 ही चीज़ें उन्होंने कहा था। उन्होंने समिति के जो लोग बनाए हर झंडे के लिए 5-5, उनसे 5 बातें कहीं। उनमें से एक मुख्य बात ये थी कि कोई भी भूखा ना सोए इलाके में, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाए, हर बच्चा स्कूल जाए। सड़क पे घूमने वाले जितने बच्चे हैं वो भी स्कूल जाएं, उन्हें भी खाने को मिले। उनके लिए उन्होंने बताया कि वो एक अभी बहुत बड़ा एक बोर्डिंग स्कूल तैयार कर रहे हैं जहाँ पर कि उनको शिक्षित किया जाएगा और उन्हें खाना वगैरह और उन्हें सब चीज़ दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा जो सड़क पे सो रहे हैं उनको हाथ जोड़ के आप प्यार से उठा के उनको जाके रैन बसेरे में सुलाइए। तो केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं ना, वो जनता के लिए हैं, वो मानवता के लिए हैं, वो देश हित के लिए हैं। वो चाहते हैं कि जो हर आदमी तरक्की करे, जो बीच में गैप है इतना बड़ा अमीरी गरीबी का, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बीजेपी की नीतियाँ मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी अपने हिसाब से की हो, बेस्ट दिया हो, पर एज ए नागरिक की तरह मुझे उनकी नीतियाँ समझ में नहीं आई। जिस तरीके से उन्होंने अभी झुग्गियाँ तोड़ी, जिस तरीके से आज भी चालू है उनका जगह जगह कहीं भी बुलडोज़र चढ़ाने का कर देते हैं, तो वो क्यों बेघर कर रहे हैं लोगों को, मेरी इसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरीके से वो अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, तो उन्हें गिनाने से कौन सुनेगा उनकी उपलब्धियाँ, जब उनके कार्य तो दिख रहे हैं ना लोगों को। ये इतने दंगे हो रहे हैं, कानपुर में दंगे हुए, दिल्ली में 2 बार दंगे हो गए। तो ये जाति और धर्म के नाम पे जब ये इतना ज़्यादा बोलेंगे तो ये तो हो नहीं है। कौन अपने लिए सुन लेगा? आपका परिवार होता है, उसमें 4 लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो कोई उसमें से परिवार में अपने परिवार वालों के लिए सुन लेगा? इसी तरीके से धर्म का होता है कि अगर किसी के लिए आप उसके धर्म पे चोट करोगे तो वो तो आहत होएगा, वो अपना रिवेंज निकालेगा। कहते हैं ना, जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। आप घृणा दे रहे हैं तो आपको घृणा वापस मिल रही है। तो ये इनको समझना पड़ेगा, ये क्या गिना रहे हैं हमको, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो वो गिनतियाँ क्या गिने, हम तो वो मोटा मोटा जानते हैं जो इन्होंने नोटबंदी करके देश को इतना पीड़ा में डाला, गरीब जनता को, हर आदमी को इतना पैनिक किया। जो इन्होंने अभी हाल में जो जिस तरह से तोड़ा ताड़ी करी, जिस तरीके से बुलडोज़र एक्टिविटी की, और आए दिन ये कुछ ना कुछ नया बवंडर खड़ा करते रहते हैं। गैस के सिलेंडर इतने महंगे कर दिए। इन्हें कहाँ ध्यान है कि नागरिक का, इनको तो अपनी कुर्सियां बचाने पे जरा कहीं इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सारे लग जाते हैं। वो देश के लिए क्या सोचेंगे, कुर्सी के लिए ही सोचते रहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द जाहिर किया केजरीवाल ने, तो क्या कुछ उस पर मैडम आप कहेंगी? जो समस्या आजकल चल रही है, पलायन हो रहा है कश्मीरी पंडितों का। बिल्कुल हो रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि 4 पंडित थे जो कि अलग अलग मौक़ों पे उनका मर्डर हुआ, और वो सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में ही थे और उनके ऑफिस में ही जाके उनको मारा गया।
तो अगर आपने उनको आमंत्रित किया था कश्मीर में पंडितों को कि हम तुम्हें यहाँ से फिर से हम अब बसाएंगे, तो उनको एक सिक्योरिटी भी तो देनी थी। एक खाली आश्वासन देने से तो नहीं होता ना। कश्मीर में अभी थोड़े दिन पहले घूम के आई हूँ, मैंने वहाँ पर देखा एक डर का माहौल है। बहुत अजीब माहौल है वहाँ पर। और वहाँ जो टूरिस्ट जा रहा है उससे तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उनको रोज़ी रोटी का सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे बच्चे के दिमाग में ये घुस गया है कि मोदी हमें जीने नहीं देगा या मोदी हम लोग को सबको तिहाड़ जेल में डाल देगा, तो वो बड़ी जल्दी से टेररिस्ट के सिखाने में आ जाते हैं। वहाँ पे ना बेरोज़गारी इस कदर है कि खाने को भी नहीं है लोगों के घरों में। बैठ के तालाब में घंटों बैठ के वो डल लेक में मछली पकड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे लोगों के पास ना काम धंधा ज़ीरो है। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वहाँ पे नए रोज़गार के रास्ते खड़े किए जाएँ, नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ, तो मेरे ख्याल में जो बच्चे उधर भाग रहे हैं ना आतंकवाद की तरफ, वो सब नहीं होगा। कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में अगर हम देखें तो महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। लगता है मैम आपको ऐसा? वो तो है, यहाँ पर बेरोज़गारी तो यहाँ पे चरम पर है ही। मैं अभी हिमाचल गई थी तो मैंने वहाँ पता किया गांव में, तो गांव में लोग ये कहते थे कि हाँ यहाँ पे लगभग 70-80% युवा ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। वहाँ पर ज़्यादातर गांव में 10+2 स्कूल हैं। बच्चे 10+2 ही कर पाते, क्योंकि और जगह जाने के लिए उनके पास पैसा बहुत कम के पास है। कॉलेज नहीं, कॉलेज बहुत कम। मैं पांवटा साहिब में सिरमौर विधानसभा में घूमी थी मैं, तो वहाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पूरा घूमी। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा कि वहाँ पर कॉलेज हर जगह नहीं है। तो वहाँ पर इन लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे 10+2 करके जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुली हैं उनमें काम करते हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदार रखता है और उन्हें जब चाहे निकाल देता है। उनको सैलरी भी पूरी नहीं मिलती, जितना कि एक मज़दूर को दिहाड़ी रोज़ की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये हिसाब लगभग बहुत सारे राज्यों में है। स्वास्थ्य की देखिए कितनी घनी समस्या है। मैंने देखा, अभी हिमाचल गई थी तो वहाँ भी देख लो आप कि कुछ भी नहीं है वहाँ तो स्वास्थ्य के लिए। पांवटा साहिब में एक सरकारी अस्पताल है, उसमें एक डॉक्टर बैठता है और वहाँ दवाइयाँ बिकती हैं। वहाँ पर दवाइयाँ जो है, सरकारी अस्पताल होगा शायद वो ऐसा कि जहाँ पे दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, वहाँ पे आपको फ्री नहीं मिलती। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो पांवटा साहिब में लगाई गई, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले कोई नहीं है। खाली प्रेग्नेंट वूमेन का कभी कभी वहाँ पर हो जाता है। तो मेरा यही अपील है बीजेपी से कि भाई आप जो अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं उसे गिनाने से कुछ नहीं होगा। हकीकत में जनता को जब वो सुविधाएँ पहुँचेंगी नीचे तक तो जनता खुद बोलेगी। आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? आपको बताने की क्या ज़रूरत है? केजरीवाल को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल तो कभी नहीं बताता है ना। वो ये कहता है कि मैंने ये नीतियाँ शुरू करी हैं, इसका लाभ उठाइए। वो ये नहीं कहता कि मैंने ये करा। तो आप भी उम्मीद करती हूँ मैं कि केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान देगी और जो छोटी सी हमारी पार्टी है और जो अच्छा काम कर रही है तो इस पर रहम करेगी। बिल्कुल आपने बात कही। बिल्कुल आपने एक जिक्र करा कि प्रधानमंत्री के रूप में आप जो नया चेहरा देख रहे हैं देश की राजनीति में, वो केजरीवाल सरकार का देख रहे हैं, केजरीवाल जी को देख रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी देश की रूपरेखा बदलती हैं। आपको लगता है दिल्ली के मॉडल पर जिस तरह से पंजाब में आप पहुँचे, ऐसे ही हरियाणा और हिमाचल और आने वाले उपचुनाव भी, हालांकि वो छोटा सा चुनाव मान लेते हैं, गुजरात, इस तरह के चुनाव में लगेगा फ़र्क कुछ आने वाला है? देखिए जिस स्थान पे मेरी सोच है ये जी, मैं कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञ नहीं हूँ इस चीज़ की, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है उस हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि लोगों में, हिमाचल में तो देखो बहुत लोग परेशान थे। कहते एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, हमारा काम आज तक किसी ने भी नहीं करा। हम जिस स्थिति में हैं आज भी उसी स्थिति में हैं जी, है ना। और जो है जहाँ भी हम जाते हैं, पंजाब जाते थे वहाँ भी लोग यही कहते थे कि हमारे लिए इन्होंने धोखा कर दिया, कांग्रेस ने धोखा कर दिया। अब मैं ये समझती हूँ कि जब वो लोग, उनको एक आशा की किरण दिखती है केजरीवाल में, उन्हें दिखता है कि एक इंसान है जो इंसान को इंसान समझ के काम करता है, जो ये सोचता है कि अमीरी गरीबी का फासला दूर होना चाहिए। जब तक सब शिक्षित नहीं होंगे, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा, आप ये बताओ कि देश आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? एक अंतिम सवाल, छोटा सवाल, ईडी जिस तरह से शिकंजा कस रही है, सत्येंद्र जैन के बाद में अब मनीष सिसोदिया का भी जिक्र हुआ। खुद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सभी को एक बार डाल दीजिए और एक बार जांच ही बिठा दीजिए। क्या कुछ लगता है इसके बारे में आपको? ये तो इनका हर बार का धंधा है। जब जब इलेक्शन होंगे तब तक ये हमारे एमएलए को तंग करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले आप बताइए कितनी बार रेड पड़ी है, और कब से ये अब का थोड़ी है ये केस।
ये केस तो 2017 से है, मनीष जी के ऊपर बना रखा है। उसमें आज तक ये तो कुछ निकाल नहीं पाए, मनीष जी सत्येंद्र जैन जी पे तो कुछ निकाल तो पाए नहीं। अब उनको पकड़ के उनकी इंक्वायरी हो रही है, खाली तमाशा दिखाया जा रहा है, इसलिए कि वो हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहाँ का सारा उनके हाथ में था और इन्हें दिख रहा था हिमाचल में ये हार जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी का वहाँ पे बहुत अच्छा काम था, तो इन्होंने उठा के उनको इस तरीके से अरेस्ट करवा लिया। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा लगता है आपको? है ये राजनीतिक है। ये लोग नेता वो वाले नेता नहीं है जो अपने घर बनाने आए हैं, ये देश को बनाने आए हैं, देश के हित में काम करने के लिए आए हैं। ये वो नेता नहीं है जो सिर्फ अपना नाम चमकाने आए हैं, ये वो नेता हैं जो इस देश का नाम चमकाने आए हैं। ये वो नेता नहीं है जो हाथ में झंडा लेके ये कहते हैं कि हमें वोट दो और बाद में फिर उनको नोट दे के कहते हैं कि बाद में कि भई ये हमने तुम्हें दे तो दिए नोट, अब तुम्हारा हम काम क्यों करें। ये नेता वो हैं जो हाथ में झंडा लेके ऊंचा करके चलते हैं शान से और ये कहते हैं कि तुम हमारे साथ साथ चलो तो तुम सब मिलके भारत देश का मस्तक ऊंचा करो, ये झंडा और ऊंचा रहे। ये वो नेता हैं। तो जनता समझने लग गई है कि ये हमारे लिए सोचने वाले लोग हैं, ये हमें अपना परिवार समझते हैं। देखिए, अगर ये परिवार नहीं समझते तो ये अपनी बहनों के लिए केजरीवाल जी ने जिस तरीके से, एक भाई होता है ना, जब बहन मैके जाती है तो उसके हाथ में कुछ देता है ना, कि भाई क्यों देता है आप बताइए, हमारे समाज में ये क्यों रिवाज है? सम्मान नहीं, वो ये कहते हैं कि वो उसको अपनी ससुराल में पैसों की कभी कमी महसूस नहीं हो, उसको लगे कि मेरा भाई है। तो केजरीवाल ने अपनी बहनों को और माताओं को ये कहा कि भाई मैं हूँ, अभी आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप फ्री में कहीं भी जाइए दिल्ली के अंदर। तो माताओं बहनों की मदद के लिए उन्होंने बिजली फ्री की, पानी फ्री की, ताकि बहनें भी ध्यान रखती हैं उनका कि बिजली पानी जो है हम कम खर्च करें ताकि हमारा बिल नहीं आए, और वो बसों में जाती हैं तो उन्हें फ्री होता है। तो जो आदमी इतना ज़्यादा नीचे जा तक के सोचता है, जो इसके लिए भी सोचता है कि जो सड़क पे सो रहा है वो कोई ना सोए, वो रैन बसेरे में सोए। मैंने पहले के रैन बसेरे भी देखे हैं जी। इतनी गंदी हालत में, ना शौचालय ठीक होते थे, ना बिस्तरे ठीक, कीड़े चल रहे होते थे, ड्रग्स एडिक्ट पड़े होते थे वहाँ पर। अब देखिए आप कितने खूबसूरत, और में कहीं कहीं तो भोजन की व्यवस्था भी है, कहीं कहीं काम भी सिखाए जा रहे हैं। तो जो आदमी, जो व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है, जो सबकी पीड़ा में अपनी पीड़ा समझता है, जो सबके दुख को अपना दुख समझता है, जो देश हित को अपना हित समझता है, तो इसमें वो उसका परिवार नहीं है या उसका परिवार है ये मायने नहीं रखता। और मैं ये समझती हूँ कि जिस व्यक्ति का अपना परिवार होता है ना, वो ज़्यादा पीड़ा समझ पाता है। वो जब अपने परिवार के, बहन का, माता का, अपनी पत्नी की पीड़ा समझ पाता है ना, वही महिलाओं की पीड़ा और समाज की पीड़ा समझ पाता है। ठीक है, वो मन की बात नहीं कहते, वो जन की बात कहते हैं। इसलिए मैं उनको पसंद करती हूँ और कहती हूँ कि अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल जी ही हैं। तो आपने सुनी मृदुला रस्तोगी जी ने जो बात कही। आप नेता इन्होंने लगातार वर्षों से पार्टी के साथ काम किया है, जनता के बीच में जा जाकर काम कर रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छी लगी हैं कुछ बातें तो उस पर भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए नमामि डिजिटल।